गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझा नहीं हो? पंक्ति यस बच्चे माइक ऑन करो। मुझे एक हाँ। चीज बताओ, इवनिंग में आज 6:30 किसी का डाउट लेक्चर वगैरह तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो। नहीं। हाँ तो ठीक है, आज अपन एक्सरसाइज 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ बस मैं ना एक बार वो अकोला वाले बैच से कंफर्म कर लूं। ठीक है, 99% उसी टाइम पर होगा। ओके हाँ। हाँ पढ़ते हैं हम। पढ़ लिया था हमने, राइट। बुक में मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? थोड़े एमसीक्यूज दिए थे वो एक आगे इन चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, ठीक। मैंने पढ़ा दिया था फोर्स बिटवीन पैरेलल। ये तो अपन आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ नहीं सकते अभी। ठीक, कॉल कर देना अभी तो। Next heading is moving coil galvanometer. ये मोस्टली आपका मेंस का और बोर्ड वाला पार्ट है। हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था बच्चे कि गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस जो हमारे है ना काम आता है, राइट? क्या करंट और वोल्ट वो सब मेजर करने के, राइट? यस। तो वो वर्क कैसे करता है वो मैंने आपको बताया था। उसमें जो मार्कर होता है वो ये 0 पर है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ओके, यस। जो एरो है, अब ये जो एरो है ना, ये हमेशा जब भी लेफ्ट में भी जाएगा, यहाँ से अगर लेफ्ट में भी जाएगा तो ये वाइब्रेट करता हुआ जाता है। वाइब्रेट करता हुआ मतलब आगे पीछे इस तरीके से, एज इन इधर गया लेफ्ट में, फिर उसके बाद थोड़ा राइट में गया। बट अगर लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है तो फिर इवेंचुअली लेफ्ट में चला जाएगा। यस। ठीक है, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन पे कैसे क्या डिपेंड करता है देखना। अभी हमने देखा था करंट कैरिंग लूप पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। हाँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई और स्प्रिंग के साथ यहाँ पे करंट पास किया। ठीक है, स्प्रिंग के साथ यहाँ पे ऐसे करंट पास करता हूँ। अब जब करंट पास करूंगा तो होगा क्या, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। यस। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो इस पर टॉर्क लगेगा, हाँ। क्योंकि इस पे फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स दिख रहा है, एक यहाँ अंदर और एक यहाँ बाहर। यस। फिर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, करेक्ट? हाँ। ये जो फिगर है, ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, ये तीनों एक ही फिगर, एक ही डिवाइस के फिगर है, अलग अलग तरीके से शो कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो स्क्वायर कॉइल है PQRS, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे ये स्क्वायर कॉइल ऐसे होगी, राइट? अब स्क्वायर यस। कॉइल के साथ यहाँ पे ऊपर क्या कर रखा है, एक वायर अटैच कर रखा है, जो जिसके साथ हमारा वो जो जॉकी जो मैं एरो कह रहा था ना, वो अटैच्ड है। हाँ। तो अगर ये वाली प्लेट मेरी रोटेट करेगी तो उसके साथ ये भी रोटेट कर जाएगा, यस। राइट? तो हाँ। दिस इज हाउ, है ना,
अगर करंट आया गैल्वेनोमीटर में तो रोटेट करेगा ये, और रोटेट करेगा तो एरो रोटेट कर जाएगा, करेक्ट? हाँ एरो रोटेट कर गया मतलब इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, राइट? यस दिस इज हाउ इट इज, ठीक है? हाँ मैं अब इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखवाऊं क्या? आई डोंट थिंक सो उतना रिक्वायर्ड है। थ्योरी वाइज अपन देख सकते हैं बच्चे हो क्या रहा है, वो मैं लिख दूंगा अलग से कि यार यहाँ पे ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है? हाँ करंट आया तो यहाँ पे ये रोटेट किया तो अकॉर्डिंगली वो एरो रोटेट कर रहा है, करेक्ट? यस तो अब फंडा क्या है इसी चीज को अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो एक बार 2 एम्पियर का करंट आ गया तो 2 एम्पियर के करंट पे ये यहाँ पे एरो 2 एम्पियर शो कर दिया, करेक्ट? हाँ है ना? यस अब इसने 2 एम्पियर शो कर दिया तो जैसे ही करंट गायब होगा वो एरो तो वहीं रुका रहेगा ना, एरो हाँ वापस तो नहीं आएगा हाँ क्योंकि उसको रिवर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा ना यस रुकने के लिए, ठीक है? तो रिवर्स टॉर्क कैसे लगाते हैं? यहाँ पे नीचे की साइड स्प्रिंग लगा रखी इधर, हाँ तो उस स्प्रिंग से क्या होता है कि स्प्रिंग इज अंडर टेंशन। जब आपने उसको रोटेट करा दिया तो स्प्रिंग को अगर हाँ आप टेढ़ा घुमा के रखोगे तो उसमें क्या आएगा, टेंशन आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहां से लगने वाले टॉर्क को गायब किया स्प्रिंग में क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। हाँ तो फट से वो जो ये 2 हो रहा था 2 को फट से वो क्या कर देगा, जीरो 0 कर देगा। समझा क्या? यस तो इक्विलिब्रियम में मैं ये कह सकता हूँ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय करंट, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग लूप must be equal to k theta c theta whatever you want to write, यस restoring couple restoring torque by spring, वहां kx होता है ना, हाँ राइट? यस और x को आर डी थीटा लिख सकता हूँ हाँ तो वो टॉर्क आ जाएगा, राइट? यस तो दोनों इक्वल कर दिए तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी सी थीटा बाय एन ए बी। सी बाय एन ए बी तो कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, एन इज नंबर ऑफ लूप्स, ए इज द एरिया ऑफ लूप, हाँ एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से जो करंट आता है वो थीटा पे प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, राइट? यस करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी डिफाइंड एज थीटा बाय आई एन ए बी बाय सी। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होती है, कितना सेंसिटिव है, थीटा बाय वी। तो वी को आई आर लिख सकता हूँ तो ये आता है। समझा क्या? यस इस तरीके से बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में। इन इक्विलिब्रियम torque produced by current carrying loop is equal to torque produced by spring, right? यस
ये हमारा एन आई ए बी, और ये हमारा है सी थीटा। तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल्स टू सी बाय एन ए बी into theta. This is some constant k. Okay. Yes. तो हमारा i प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, ठीक है। हाँ. इसको मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट लिया, ये मान लो। ओके, हाँ. है ना। और इसी से आता है, डिफाइन होता है हमारा करंट सेंसिटिविटी। इसको हम आई एस और के भी कह सकते हैं, जहाँ पे आई एस इज इक्वल टू, नहीं के नहीं कह सकते, जहाँ पे आई एस इज इक्वल टू थीटा बाय आई। ओके। Yes. ऐसे ही होता है हमारा एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, जो होता है हमारा Vs, Vs is theta by V, theta by IR, right? Yes. इस तरीके से, because V is equals to IR। तो करंट के लिए क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस है, तो वोल्टेज के लिए भी सेंसिटिव डिवाइस होता है, राइट? हाँ. क्योंकि R तो कांस्टेंट है ना। ओके। Yes. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हेडिंग लिख लो, उसके नीचे एक पेज छोड़ दो और ये नोट डाउन कर लो ताकि कंटिन्यूड रहेगा। हाँ. ठीक है। हाँ. ये फिगर बाद में बना लेना बच्चों। आगे अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो लिखना जरूरी है समझने के लिए। बायोस्वार्ट्स लॉ पढ़ाऊंगा। So next पेज लिखना है ना?
ओके, ये नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, पंक्ति। यस। तो क्या फंडा है, अभी तक हम लोग है ना मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बात कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वी वर नॉट वरीड अबाउट। हाँ। नाउ वील टॉक अबाउट कि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से। ठीक है, तो यस। इसमें जो हेडिंग आता है दैट इज बायो-सवार्ट्स लॉ। बेसिकली बायो-सवार्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर वो अपने नियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field near about it। अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, यस। कैसे? जब यहाँ पे क्या कहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आए, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा। हाँ। तो डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो वहां से क्लियर हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रही है बात? हाँ। है ना? ये करंट एलिमेंट है जो है ना करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, मतलब जिसमें यस। करंट फ्लो कर रहा है। हाँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से P, which is at a distance R। ओके, पॉइंट P है जिससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड produced by current carrying conductor is directly proportional to current in the conductor। okay, it is यस। directly proportional to dl vector, that is length of current element। ओके, हाँ। उसके बाद जैसे वहां पर था मैग्नेटिक फील्ड क्या था, Q/R² था ना, वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वो देखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, and inversely proportional to square of distance। ओके, यस। जहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट। सर करंट एलिमेंट एंड कंडक्टर मतलब सेम ही चीज हुआ ना? करंट एलिमेंट मतलब बेसिकली कंडक्टर। हाँ। सो थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड R। R is distance of point where
magnetic field is to be calculated from current element. अब ये सब कुछ लिखना मत, मैं आपको प्रॉपर्ली लिखवाऊंगा, वैसे करेंगे, ठीक है? ओके इस फिगर को मैं थोड़ा सा ये हो गया हमारा करंट एलिमेंट, हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इसको फिगर के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो अपन देख लेंगे। This implies magnetic field is mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay. यस जिसमें हमारा where mu naught is relative या absolute permeability. म्यू नॉट क्या होता है हमारा? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। 498 आयुष रेज हैंड करके लिखो, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी मैं बस एक बार इंफॉर्मेशन देते जा रहा हूं आपको। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है, ठीक है? हाँ जैसे वहां पे हमारा KQ बाय आर स्क्वायर आया था, हाँ राइट, वैसे यस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। वहां पे परमिटिविटी आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ राइट, तो यस एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी था, यहाँ पे वो परमेबिलिटी है। बेसिकली ये क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? यस इन एनी मीडियम mu is equals to mu naught into mu r, where mu r is relative permeability of medium, जहाँ पे hence B medium जो होगा, magnetic field in medium, mu naught into mu r by 4 pi I dl sin theta by r square. Yeah. Okay. यस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अभी मैं सिर्फ मैग्नेट इसके क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता हूँ। आइडियल साइन थीटा के साथ और सारी चीजों के साथ कैसे है वो अपन देख लेते हैं, फिगर से देख लेते हैं।
ये मेरा करंट एलिमेंट है, दिस इज करंट एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट लिया है हमने, जो कंसिडर कर रहे हैं, वो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा डीएल, डीएल वेक्टर। यस, इसका डायरेक्शन क्या होता है? सेम एज करंट, ओके। हाँ अब यहाँ पे पॉइंट है पी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। यस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, ओके। हाँ अगर मैं इस पॉइंट को ए लेता हूं, तो जो मेरा आर वेक्टर है वो एपी वेक्टर हो जाएगा, ओके। यस यहाँ पे ये पॉइंट ए लिया है मैंने। थीटा क्या होगा? थीटा आएगा, थीटा इज दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा, ओके। हाँ तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज सेम एज करंट आई, ओके। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर is from, yeah, from R vector is directed from current element, current element से to point where magnetic field is to be calculated, okay. यस In our case, R vector is equal to AP vector, right? हाँ और हमारे अकॉर्डिंग थीटा इज एंगल between R vector and rather DL vector and R vector, okay, right? यस पंक्ति, as magnetic field is mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square, है ना? इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं विद आर, हाँ mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square multiplied by r divided by r, तो हो जाएगा mu naught by 4 pi I dl r sin theta by r cube, हाँ dl by r sin theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया dl क्रॉस r लिख सकता हूँ,
ओके विच इम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई विद डायरेक्शन, जो फॉर्मूला होगा आई dl क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब. दिस फॉर्मूला इज विद डायरेक्शन, है ना? हाँ तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कर सकते हैं? राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, यस करेक्ट? तो दो तरीके हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is found using right hand rule. अगर मैं यहाँ पे dl क्रॉस आर करूंगा तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर आ जाएगा, क्रॉस इनसाइड द सर्कल. यस ठीक है. हाँ एक तरीका तो यह है, एक तरीका यह है डायरेक्शन निकालने का कि आप थंब के मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो राइट हैंड के. ठीक है. और उसके अबाउट आप क्या करो? फिंगर्स को कर्ल कर दो. तो जब फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मेरा थंब किधर आएगा बच्चे? इनवर्ड थंब अगर मैं देखूंगा तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा. और जब मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी तो फिंगर्स कैसे कर्ल होंगी? ऐसे कर्ल होंगी अंदर की साइड, हाँ मतलब बेसिकली इस तरीके से अगर आप कर्ल करके देखोगे तो. यस तो उस तरीके से भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो. तो हम क्या देख सकते हैं? ऑल्टरनेटिवली डायरेक्शन ऑफ magnetic field is found by pointing thumb of right hand in the direction of current pointing thumb of right hand in the direction of current, then the direction of curled fingers at the point gives direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा किसका? डायरेक्शन कर्ल्ड फिंगर्स का डायरेक्शन. समझ में आई क्या बात? यस एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूँ. रेज हैंड कर लो जो भी ये बच्चे कॉपी कर रहे हैं.
प्लीज रेज हैंड करके रखना जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स फॉर राइट नाउ। सबका हो गया ना? फाइन, आई हैव वेटेड इनफ। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों।
ओके C112 मोहम्मद बच्चे आपका ही वेट हो रहा है, नोट डाउन करो बच्चों, रेज हैंड कर लो इसके लिए। ओके पंक्ति माइक ऑन करो। यस। हाँ बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट? साइन थीटा के कैसे प्रोपोर्शनल आता है वो डीएल क्रॉस आर में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? रेज हैंड करके लिखना बच्चे। सर मेरे को डाउट है सर कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? या जो वैक्यूम की होती है, जो एयर की होती है। मतलब परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? परमेबिलिटी इज बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जैसे परमिटिविटी होता है वैसे परमेबिलिटी होता है। ओके, परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, परमेबिलिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से ट्रीट कर सकते, समझा? हाँ, और सर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से मतलब सर कैसे, मतलब थंब फिंगर्स और मिडिल फिंगर्स का क्या मतलब होता है? कोई यूज नहीं होता राइट हैंड रूल। अगर अभी तक आपको नहीं आता तो मैं आपको धो दूंगा अंधेरी आके। 1 साल से पढ़ा रहा हूँ आपको राइट हैंड रूल आने। डीएल क्रॉस आर, कर्ल करो फिंगर्स को। मैंने पढ़ाया आपको कि वो थंब राइट, मतलब वो याद करोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे ना। मैं फ्लेमिंग का कोई और रूल बताने वाला, मैं सिंपल सा एक रूल बताया आपको, भाई राइट हैंड की फिंगर्स को लो और राइट हैंड की फिंगर्स से आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना आना चाहिए। करंट के डायरेक्शन में पॉइंट किया और कर्ल किया तो थंब किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है। यस, ये है जो फ्लेमिंग खुद कंफ्यूज था, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर गया कि भैया किस तरीके से निकालेंगे।
अच्छा पंक्ति। यस अब दो चीजें हैं, अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया तो डीएल क्रॉस आर किधर आएगा बच्चे, क्रॉस आ जाएगा, और यही पॉइंट अगर इधर लिया तो डीएल क्रॉस आर किधर आएगा बच्चे, आउटसाइड। डॉट आ जाएगा। हाँ समझ रहे हो बात को? तो वो जो मैंने दूसरा थंब रूल बताया ना आपको, मैंने इसलिए बता दिया कहीं जगह काम आ सकता है, इसीलिए मैंने वो बताया कि आप एक ऐसे भी निकाल सकते हो कि थंब को पॉइंट करो करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स का जो कर्ल डायरेक्शन है दिख रहा है आपको, एक कर्ल डायरेक्शन हाँ एरो बनता हुआ दिख रहा है कि फील्ड Yes. आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरीके से, ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इधर तो अंदर जा रही है और जब इधर निकलेंगी तो बाहर आ रही है, हाँ राइट? यस थोड़ा सा पार्ट अपन यहाँ से उठा के इसको नोट्स में डाल देते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है बच्चों? यस ये नोट डाउन बाद में कर लोगे फिगर वगैरह, हाँ ठीक है ना? आप ये पेज छोड़ देना, फिगर हाँ आप बाद में, दो फिगर्स हैं उनको आप बाद में कॉपी कर लेना, राइट? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको इनके फिगर से कुछ कुछ चीजें समझा रहा हूँ, नोट्स में लिखूंगा। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा क्या? क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो हाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर इज करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है? यस क्रॉस प्रोडक्ट से हम ये कह भी सकते हैं, क्लियर है? हाँ नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, यस और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ कैन आई राइट आई एस क्यू इनटू टी, डीएल एस वी इनटू टी, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल की जगह क्या डाल दूं, क्यू टी, क्यू बाय टी, सॉरी, हाँ राइट? यस क्यू बाय टी, डीएल की जगह डाल दूं वी टी साइन थीटा, सो टी से टी कैंसिल हो गया तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यस और आई कैन राइट दिस। ये तो चीजें हैं ही, हम लिखेंगे ही सही। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड देखते जाना। ये हमारा चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज किधर जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, दिख रहा है? यस अगर ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लाया करेगा, पॉइंट पी और क्यू की बात करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा बच्चे? क्योंकि जो पॉइंट है वो करंट एलिमेंट भी लाया करता है, हाँ तो अगर हम करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट क्यू पे निकालेंगे तो जो थीटा है या जो हमारा फाई है वो 0 डिग्री हो जाएगा क्या? अगर हाँ इस ऊपर सही वाले फिगर में देखूं मैं, अगर मेरा पॉइंट ही यहाँ लाए करेगा, राइट, तो आर वेक्टर यस किधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आर वेक्टर, हाँ और अगर यहाँ लाए करेगा तो आर वेक्टर कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यस तो यहाँ पे तो थीटा आ गया या फाई आ गया 0 डिग्री, और यहाँ पे हाँ आ गया थीटा या फिर फाई इक्वल टू 180 डिग्री। 180 आई एम यस गोइंग टू राइट ऑल दिस इन माय नोट्स, डोंट वरी। हाँ क्या ये बात समझ में आती है? यस किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ये समझ में आ गई।
इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाकी के पॉइंट्स पे कैसे होगा? बाकी के पॉइंट्स पे हमने देखा कर्ल फिंगर्स को कर्ल करने पे मतलब वो सर्कुलरली कर्ल होती है हमारी फिंगर्स तो। हाँ तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है बच्चे? कर्ल फिंगर्स के कारण। यस यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ये सब मैं मेरे नोट्स में ऐड करने वाला हूँ, डोंट वरी। समझा क्या? यस क्लियर है? हाँ यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट? यस velocity is along this direction, करेक्ट? हाँ अब अगर पॉइंट यहाँ होता तो dl क्रॉस r में ऐसा यूज करना पड़ता, dl क्रॉस r। समझा क्या? यस क्लियर है? दिस इज अ 3D फिगर। तो यहाँ पे हमें दो चीजें समझ में आई कि अगर एलिमेंट के लाइन में पॉइंट लाया करेगा तो कितना आएगा? 0, 0 क्योंकि फाई या थीटा 0 हो जाता है। या हाँ फिर हमारा क्या होगा, ये क्या कहते हैं, और एक पॉइंट तो वो हो गया 0 होगा या 180 डिग्री होगा। और यस दूसरी चीज कि कहीं और निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम राइट डायरेक्टली निकाल सकते हैं राइट हैंड से। समझ में आई हाँ क्या बात? यस ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं हमारे नोट्स में। यहाँ तक क्लियर है पंक्ति? यस ठीक है। हाँ पंक्ति बच्चे फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ पंक्ति आवाज आ रही है बच्चे? यस एक बार ये फ्री स्क्रीन हट जाए।
ओके, पॉइंट नंबर 2 में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P या फिर Q, यहाँ पे 0 होगा, यस करेक्ट? हाँ तो इसके लिए लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स lying along the direction of current opposite to it will be 0, right? यस Because theta is 0 degree or 180 degree, correct? यस Also, as magnetic field is mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square, where I can be written as I is equals to q by t, and dl can be written as v by t, sorry v into t. उसको dl की जगह l ही लिखते हैं ना, क्योंकि हम b लिख रहे हैं, db तो लिख ही नहीं रहे, राइट? यस तो दिस इम्प्लाइज b आ जाएगा मेरा म्यू नॉट बाय 4 पाई q v sin थीटा बाय r स्क्वायर, और b वेक्टर कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई q v क्रॉस r बाय r क्यूब। समझा क्या? यस नोट डाउन करना है कुछ, और फिर क्या करें? बाद में करते डायग्राम से बहुत टाइम जाए। हाँ, डायग्राम से बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा एक्चुअली, ठीक है? यस यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो बस ये ध्यान रखना, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें, है ना, चीजों को अकॉर्डिंगली मोल्ड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यस ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो एक सेकंड, चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight wire, infinite long straight wire। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? यस नंबर 1, पहले इसमें फिगर नहीं, चलो पर
देखना बच्चे क्या दे रखा है, ये वायर इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, हाँ, ठीक है। यस, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो हमें समझ में आ गया। अगर करंट नीचे जाएगा तो हमारा करंट अगर नीचे जाएगा तो ऐसे कर्ल होंगी फिंगर्स, हाँ, ऊपर जाएगा तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी, यस, राइट। यस, ऊपर वाले का ये वाला फिगर है, करेक्ट, हाँ, जिसके अकॉर्डिंग इस तरीके से करंट आएगा। ये तो हुआ हमारा डायरेक्शन के बारे में बात हो गई, ठीक है। यस, अब अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 2, मैग्नीट्यूड। तो आज इसको समझाने के लिए मैं एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। ये एक्सटेंड कर रहा है मान लो इन्फिनिटी तक, और आ रहा है ये माइनस इन्फिनिटी से, ओके। यहां से एक पॉइंट दे रखा है P, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पूछा गया है हमसे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पूछा गया है, ओके। यस, ये डिस्टेंस R दे रखा है, ये एंगल 90 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करके उसको सॉल्व करने वाला पॉइंट है। इसमें मान लो करंट आई जा रहा है, ओके। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ पे करंट एलिमेंट कंसिडर किया DL, हाँ, ये पॉइंट मैंने मान लिया लेट्स से A, ये मैं मान रहा हूँ C, राइट। यस, और लेट मी ए को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, या यहाँ लिखते हैं A, और ये एंगल लिया है मैंने अल्फा, ये एंगल लिया है मैंने थीटा, ओके। यस, ये थीटा लिया है, तो बच्चे ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यस, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल का सम। अल्फा की हाँ, वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा माइनस 90, करेक्ट। यस, तो अपन इसको अपन बाद में कर देंगे। अपन तो क्या करते हैं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, अपन इसको अल्फा मान लेते हैं, ओके। हाँ, अगर अपन ने इसको अल्फा मान लिया, फ्रॉम फिगर, और ये मुझे कंफ्यूज करेगा तो मैं इसको डी ले रहा हूँ, फ्रॉम फिगर CP इज इक्वल टू D, करेक्ट, यस और नो, यस, है ना। और हमारा R वेक्टर अगर लिखना चाहूंगा या AP लिखना चाहूंगा, तो AP कैसे लिख सकता हूँ, cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, AP, that is D by AP, which is R. This implies AP equal to R is equals to D sec
अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ AP इज इक्वल टू R, क्योंकि हमें सब फॉर्मूले में डालनी पड़ेंगी चीजें, राइट? यस इसमें भी एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी बच्चे, ये x डिस्टेंस कंसिडर किया यहां से, तो ये लेंथ हमारी dx हो जाएगी, हाँ यस राइट? यस या मैं इसको y ले लेता हूँ क्योंकि वो x एक्सिस y एक्सिस में कंफ्यूजन रहेगा, तो ये y लिया फिर dy हो जाएगा, करेक्ट? हाँ ऑल्सो हमारा जो y होगा या साइन किसके टर्म्स में आ जाएगा, tan अल्फा के टर्म्स में आएगा ना, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, y बाय डी। y की वैल्यू कितनी आ गई, b tan अल्फा, करेक्ट? यस dy, d कांस्टेंट है, tan अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, यस और नो, यस राइट? हाँ ये सारी चीजें आ चुकी हैं। नाउ अगर इतना आ चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, राइट? हाँ will be equal to integration of mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square, correct? यस I dl sin theta by r square, correct? यहाँ हाँ तक क्लियर है? तो अच्छा, फिगर से है ना थीटा और अल्फा का रिलेशन भी लिखना ही पड़ेगा यार, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रॉम ट्रायंगल 180 माइनस अल्फा प्लस, सॉरी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 180 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, implying अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस 90। या थीटा को लिख देते हैं ना, ये साइन थीटा यूज करते हैं ना, implying थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, यस और नो, यस है ना? ये चीज समझ में आ गई? हाँ तो अब इसमें रिप्लेस करेंगे वेरिएबल्स, जो भी कांस्टेंट है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन dl की जगह डालूंगा dy, साइन थीटा की जगह डालूंगा 90 प्लस अल्फा, यस और आर स्क्वायर की जगह डालूंगा, आर को डालूंगा मैं डी सेक अल्फा का होल स्क्वायर, करेक्ट? यस ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटीग्रेशन dy कितना है, डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, साइन 90 प्लस थीटा अल्फा कितना होता है, कॉस कॉस अल्फा, हाँ अपॉन बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, करेक्ट? यस तो इसमें जो भी कैंसिलेशन होना है हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी मेरे अकॉर्डिंग बाहर आ गया, सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा आ जाएगा, यस राइट? हाँ क्लियर है? अब अपन यस क्या करते हैं, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
ड्यू टू स्ट्रेट वायर कर देते हैं, और अल्फा के अकॉर्डिंग है ना अपन वेरी करा देंगे, उस इनफाइनाइट होगा तो 90-90 हो जाएंगे, ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो अपन थोड़ा सा ड्यू टू स्ट्रेट वायर ये लिख देते हैं हेडिंग, ठीक है? इसको अपन वायर की लेंथ बढ़ाते हैं, वायर की लेंथ बढ़ा के हमें थोड़ा सा ये है, ओके? यस। और यहाँ से ठीक, इन पूरे एंगल्स को हम कुछ कुछ नाम देंगे। ये एंगल होगा मेरा, ऊपर वाला एंगल ले लिया मैंने phi 1, और नीचे वाला एंगल ले लिया मैंने phi 2, ठीक है? यस। लिखा था ना AP इज इक्वल टू R, फाइन। तो यहाँ तक अगर क्लियर है, तो जब मैं इंटीग्रेट कराऊंगा तो लिमिट्स डालनी पड़ेंगी बच्चे। हाँ। तो लोअर लिमिट तो नेगेटिव आएगी, यस। क्योंकि एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है +phi 1, तो नीचे -phi 2 आएगा क्या? हाँ। इसमें किसी को डाउट? तो ये आ गया हमारा μ0I/4 πd cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा -phi 2 से लेके +phi 1 तक, तो μ0I/4 πd है ना? और क्या लिख सकते हैं हम? sin phi 1 माइनस साइन ऑफ -phi 2, बी स्ट्रेट वायर μ0I/4 πd sin phi 1 प्लस sin phi 2, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यस और नो? यस। ओके, क्लियर है? तो ये Yes. हमारा किसके लिए था? लॉन्ग वायर के लिए, राइट? हाँ। फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर phi 1 इज इक्वल टू phi 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ। which implies b infinite is μ0I/4 πd sin 90 plus sin 90. यस। So b infinite आ जाएगा μ0I/2 πd। समझा क्या? यस। ओके, अब इसमें बहुत सारे वही सारे केसेस हैं जो हमने ना वहां पे देखे थे, कि अगर आपको याद हो 2k λ/r आ रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कहाँ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी लाइन चार्ज निकाला था, निकाला बाहर नहीं था ना। ये क्या था? लाइन चार्ज था। हाँ इसका अगर हम देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट ये आ रहा है, वाई आ रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए 2k लैम्डा बाय आर आ रहा है क्या? यस राइट, तो हाँ वहां पे भी वही आ रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है ना, तो हाँ कांस्टेंट को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करा दिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई को अगर k लिख दो तो 2k लैम्डा यस की जगह आई बाय डी। समझा क्या? हाँ किसी बच्चे को कोई डाउट? अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो आप क्या कहते हैं, एक साइड को 0 कर देना, राइट? यस फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, तो फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब हमारा वायर इस साइड इंफिनिटी पे जा रहा है, यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है? तो इन यस दिस केस, above case, phi 1 is equals to 90 डिग्री। एंगल देखूंगा ऐसे, हाँ ये इंफिनिटी पे जाएगा तो ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऊपर चला यस जाएगा, राइट? हाँ एंड phi 2 is equals to what? जी 0। हम्म, B semi infinite is mu naught I by 4 pi D sin 90 plus sin 0। तो B सेमी इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? दोनों टाइप म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। वही चीज वहां पे भी आ रही थी। यस क्लियर है पॉइंट? हाँ वायर से कैसे निकालते हैं बाकी के एग्जांपल्स भी देखेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो यस अब एक चीज देखना बच्चे, जो बुक में थी, जो मैंने कहा था यार अभी अपन पढ़ नहीं सकते क्योंकि मैं उसको है ना समझा के पढ़ाना चाहता था। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, इस टॉपिक को मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है? नोट्स में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। हाँ तो हो क्या रहा है, 1 एम्पियर करंट, जब हमने स्टार्टिंग में ना 12th क्लास मतलब 11th क्लास पढ़ी थी तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ऑल तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, बट है ना करंट में जो एम्पियर होता है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी लिया जाता है, जबकि करंट हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार कर है हाँ तो बच्चे कहते हैं उस समय की सर चार्ज होना चाहिए ना, बट हम कहते हैं कि नहीं करंट है, क्योंकि करंट को जो आप डिफाइन कर रहे हो ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसकी एक्चुअल जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो यहाँ से निकल के आती है। ओ, हो क्या रहा है, वायर 1 में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, वायर 2 हाँ में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके? यस अब देखते जाना, अगर वायर 1 में करंट ऐसे हो ऊपर I1 और वायर 2 में ऐसे करंट I2 है, तो पहली चीज ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। करंट का सेम डायरेक्शन है तो फोर्स अट्रैक्शन का आएगा, ठीक है? कैसे आएगा, क्या आएगा वो अपन देख लेते। जब I2 करंट है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी क्या? हाँ
अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B2 ये आएगा, इनफाइनाइट वायर है तो कितना आएगा, म्यू नॉट I2 बाय 2πd। यस ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब क्या I1 करंट फ्लो कर रहा है, हाँ तो क्या वायर 1 इज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यस यस, मैग्नेटिक फील्ड 2 की 1 पे लग रही है, तो इट शुड एक्सपीरियंस अ फोर्स IL हाँ क्रॉस B। अब अगर मैं IL क्रॉस B निकालूंगा तो L क्रॉस B इज आउटसाइड, तो अगर अपन करेंगे फिंगर्स को बाहर की तरफ कर्ल करेंगे, पंक्ति हाँ सामने की तरफ फिंगर्स को पॉइंट करना है, इसको फिर छत की तरफ अगर आप कर्ल करोगे तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा वो क्या, राइट टुवर्ड्स वर्ड्स राइट दिखेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या ये बात समझ में आती है? यस ऐसे ही बट सर उसका अगर खुद का मैं भी होगा ना I1 का। या खुद के कारण खुद पे थोड़ी होती है फील्ड, क्योंकि हाँ खुद के कारण खुद पे फील्ड तो जीरो होती है। मैंने इसीलिए तो बताया था कि हाँ अलोंग द लाइन अगर मैं लूंगा राइट तो जीरो हो जाएगी, तो खुद के कारण खुद पे तो कोई फील्ड नहीं नहीं आएगी, तो फील्ड तो यस दूसरे की आएगी, करेक्ट। हाँ यूजिंग द सेम लॉजिक जब मैं 2 पर देखूंगा तो 1 की मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आ जाएगी, हाँ म्यू नॉट I बाय I1 बाय 2πd, करेक्ट। यस अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग वो देखना चाहूं, फोर्स F21 इधर आएगा क्या, हाँ राइट। यस फिंगर्स को सामने पॉइंट करो, उनको फिर जमीन की तरफ कर्ल करोगे तो थंब लेफ्ट वर्ड्स आएगा, यस एंड यूजिंग लॉजिक F12 इज इक्वल्स टू F21 इज इक्वल्स टू IL क्रॉस भी होता है। हाँ तो इनको अलग अलग करके लिखता हूँ और फिर मैं दोनों को न्यूटन थर्ड लॉ से भी प्रूव कर दूंगा इक्वल है। फोर्स ऑन 1 तो करंट ऑफ 1, इनफाइनाइट लॉन्ग है तो L लेंथ ले ली, और B2 I1 L म्यू नॉट I2 बाय 2πd, यस यस और नो, राइट। हाँ F21 निकालूंगा, करंट ऑफ 2, लेंथ इनफाइनाइट लॉन्ग है L ले लिया, B1 I2 L म्यू नॉट I1 बाय 2πd, यस करेक्ट। यस तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम इनफाइनाइट लॉन्ग है ना, तो लेंथ तो लिख नहीं सकते, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का निकालूंगा तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम आ रहे हैं, डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट आ रहे हैं, आने भी चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़कर आया, यस फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 1 पे 2 फोर्स लगाएगा तो 2 भी 1 पे लगाएगा। हाँ समझ में आ रही है क्या बात? यस तो यहाँ से 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइन करा जाता है। कैसे डिफाइन करा जाता है 1 एम्पियर ऑफ करंट? बहुत ही अजीब सा तरीका डिफाइन करने का। जब दो वायर्स लिए जाएं, ठीक है, दोनों वायर्स के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है वो 1 न्यूटन पर मीटर आएगा व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। और वहां पे बेसिकली ये जो म्यू नॉट बाय 2π है, या फिर इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, तो बता देता हूँ। I1 I2 इज, या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज रादर 2 into 10⁻⁻⁷ है ना, न्यूटन पर मीटर कितना होना चाहिए, देन करंट इज 1 एम्पियर इन बोथ वायर्स सेपरेटेड बाय 1 मीटर। इस तरीके से कुछ डिफाइन किया जाता है। मैंने गलती से 1 न्यूटन पर मीटर बोल दिया था पहले, ये होता है एक्चुअली। समझा क्या? बट ठीक है, ये डेफिनेशन आपको आपकी बोर्ड की बुक में मिल सकती है शायद। दैट डेफिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी। क्या टॉपिक समझ में आया, कैसे निकाला है? यस किसी बच्चे को कोई डाउट?
ओके, सो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये नोट्स में मैं डाल दूंगा, अभी लिख दूंगा मैं दूसरे बैच में, ठीक है, और 2 बजे नोट भेज दूंगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर 6 और 6:30 का डाउट लेक्चर, ओके। हाँ। चलो, किसी बच्चे को कोई और डाउट? हाँ जानम बोलो। बोलो। परपेंडिकुलर है ना NIAB। रिफ्लेक्शन शो करेगा तभी तो टर्न करेगा यार ये यहाँ पे है ना, वो जो रखा जाता है बॉल, और इस तरीके से रखा जाता है, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहता है लूप से। समझ लो बात को? यहाँ पे हाँ कॉइल टर्न करेगी, राइट, कॉइल टर्न करेगी। तो कॉइल टर्न जब करेगी तो आप यहाँ पे जो उसका एरिया वेक्टर देखोगे, तो उसमें एरिया वेक्टर उसके हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाएगा। यस और नो? जन्म आप मैग्नेट के पोजीशन की वजह से। हाँ, और आपका एरिया वेक्टर हमेशा वैसे ही आता जाएगा। और अगर आप देखोगे तो उसको यहाँ पे भी कर्ल करके रखा गया है इस तरीके से, तो वो दिक्कत नहीं आती, राइट। बट एनीवेज उस पर कोई न्यूमेरिकल वाला पॉइंट नहीं है, वो तो समझने वाला पॉइंट है। और कोई डाउट? हाँ फहद बोलो बच्चे। हेलो सर, आप टेंटेटिव प्लानिंग्स बता सकते हो कि अभी नवंबर एंड दिसंबर के में हम लोग को क्या करना चाहिए, एंड मतलब एग्जाम्स कैसे होंगे, इसके बाद फिर क्या होगा? नवंबर एंड तक कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा। ओके ओके, हाँ दिसंबर ऑनवर्ड्स रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन में 2 चीजें करनी है। जब पहला Okay. रिवीजन करोगे, फिजिक्स का Yes. बता रहा हूँ, यस सर। लेवल 2 ऑफ डीसी पांडे सॉल्व करना है। अच्छा ओके, सिंगल, मल्टीपल और सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। साथ में PYQs की बुक खरीदनी है ना? अच्छा हाँ वो सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज वाली बुक खरीदनी है। हाँ हाँ जेई मेंस एंड एडवांस दोनों की। ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी योर लेवल 1, सॉरी रिवीजन 1। और सर रिवीजन रिवीजन 2 Yes, sir. कंप्लीट से कंप्लीट। हाँ एक सर। बुक और देंगे हम, है ना, जिसमें चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चंस होंगे ओके मॉड्यूल की तरह, वो सॉल्व करना है। रिवीजन 1 में आपके अप्रोक्सीमेटली 3 महीने लगने चाहिए मैक्सिमम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ओके ओके, यस सर। ये जो काम मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूँ सिमिलर आपको मैथ्स और सिमिलर केमिस्ट्री में। रिवीजन 2 में आपको 1.5 महीना लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, फिर 1.5 से 2 महीना। सो रिवीजन 1 और रिवीजन 2 पैरेलली करना है या फिर एक के बाद करना है? ऑब्वियसली एक के बाद करना है ना। रिवीजन 2 कैसे करोगे जब तक 1 नहीं हुआ? अच्छा ओके ओके। और सर हम लोग का AITS कब से हो रहा है? दिसंबर या फिर जनवरी? दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से, दिसंबर एंड होना चाहिए। तो दिसंबर में हम लोग का MT है और आई थिंक प्रीलिम्स भी है 11 इस या 12 कॉलेज को के। MT है। हाँ तो फिर वो जनवरी से स्टार्ट होगा, जो भी होगा बता देंगे यार। दैट अभी वो मुझे भी आइडिया नहीं एग्जैक्ट डेट्स का, तो राइट नाउ आई अच्छा कैन नॉट कमेंट, बट उसके जस्ट बाद ही हो जाते हैं AITS वगैरह स्टार्ट। अच्छा ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। है ना, चलो हाँ सर, थैंक यू। ओके बाय बच्चों।